ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो है 10.3 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड। On 1st July 2014, Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. Details of the lease are as follows. Cost of machine rupees 20 million. The lease term and useful life is 4 years and 10 years respectively. Installment of rupees 5.80 million is to be paid annually in the advance on July 1st. The interest rate implicit in the lease is 15.72. इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम 15.73 ले लेंगे इसे. At the end of the lease term, MTL has an option to purchase the machine on payment of rupees 2 million. The fair value ये आपका बार्गेन परचेज ऑप्शन है कि 2 मिलियन का ऑप्शन दिया गया है कि ये पे करके ये मशीन आपकी हो सकती है. एट दैट टाइम मशीन की जो फेयर वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3 मिलियन होगी. जिस वक्त आप 2 मिलियन पे करने के बाद मशीन को खुद अपने पास बाय कर लेंगे उस वक्त मशीन की फेयर वैल्यू जो होगी वो 3 मिलियन होगी. MTL डेप्रिशिएट द मशीन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड और उसमें कोई रेजिड्यूल वैल्यू नहीं है. आपको जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाना है और नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाने होंगे. अब आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो करना होगा, आपको वो एसेट जो आपने मशीन जो ली है आपने लीज पर वो शो करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर देंगे और फिर आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बतानी होगी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है और फिर आपको करंट लायबिलिटी बतानी होगी कि करंट लायबिलिटी कितनी है. और इन्होंने कहा कंपैरेटिव फिगर्स अलॉन्ग विद 2016. कंपैरेटिव फिगर मींस 2016 एंड 2015. ये 2 इयर्स का कंपैरेटिव डेटा आपको बताना होगा. अच्छा, अब इसके अंदर जो मशीन है उसकी कॉस्ट 20 मिलियन है. लीज का टर्म है 4 इयर्स और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है 10 इयर्स है. अगर यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी मशीन की यूज़फुल लाइफ आपकी जो लीज टर्म है 4 इयर्स, अगर वो यूज़फुल लाइफ का 75% ना हो तो वो कौन सी लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज. तो देखें ये 40% बन रहा है ना. आपकी लीज टर्म जो है 4 इयर्स वो आपकी यूज़फुल लाइफ 10 इयर्स का कितना परसेंट है, 40% है. जहाँ यहाँ से हमें पता लगता है कि ये कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज है. जब भी राइट टू यूज़ होगा तो इट मीन्स वो कौन सी लीज की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग लीज की. अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीज दी हो तो फिर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम वो लीज टर्म के अकॉर्डिंग नहीं करते, फिर हम वो यूज़फुल लाइफ पे करते हैं. जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहाँ पर जो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर मैंने लीज टर्म से डिवाइड किया था, वो फाइनेंस लीज वाला क्वेश्चन था. ये जो क्वेश्चन है ये आपका है ऑपरेटिंग लीज का. ऑपरेटिंग लीज में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप लीज टर्म नहीं लेते, फिर आप किससे डिवाइड करते हैं, यूज़फुल लाइफ से. ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम यूज़फुल लाइफ से. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है आपका 5.80 जो आप हर साल पे करेंगे, मगर हर साल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करेंगे. साल के स्टार्ट में पे करेंगे. इनका ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई 1 से हो रहा है. इंटरेस्ट रेट जो है उसको राउंड ऑफ करके 15.73 कर लिया है हमने. और इसके अलावा बस ये आपको बनाना है. अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप देखें तो एक्सट्रैक्ट उसने मांगा था बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, जिसमें हम एसेट बताएंगे कि ये जो एसेट आपको मशीनरी दी गई ये राइट ऑफ यूज़ है. राइट ऑफ यूज़ मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी ऑनरशिप में नहीं है, ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है. अच्छा, मशीनरी 2015 में आपकी है 18 मिलियन की और 2016 में है 16 मिलियन की. ये किस तरीके से आया, आपको पता है कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन क्या की होगी, माइनस की होगी. ये मैंने नोट का नंबर दिया हुआ है, नोट नंबर 1 का. ये रहा नोट नंबर 1. आपने जब ये मशीनरी ली थी तो कॉस्ट 2015 में, मतलब जो डेटा हमें नजर आ रहा है इससे पहले कोई और मशीनरी नहीं थी. 2015 में यही एक 20 मिलियन की मशीनरी आई थी. ठीक है, ये कॉस्ट हो गई. यही 2015 की मशीनरी आपकी 2016 में भी है और कोई नया एडिशन नहीं हुआ है. इसमें से लेस करेंगे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. 2015 में जो आपकी डेप्रिसिएशन की फिगर है, अगर आप 20 मिलियन को डिवाइड करें 10 ईयर से, 10 ईयर से हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज है. राइट ऑफ यूज एसेट है, ऑपरेटिंग लीज है, तो हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. ये 20 मिलियन की ये आपके पास डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई है. ये डेप्रिसिएशन की फिगर है 2015 की. 16 में ये आपकी ओपनिंग फिगर बन गई और फिर ये 2016 की डेप्रिसिएशन आ गई है.
ये आपने 20 मिलियन में से ये डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस की तो 2015 की वैल्यू आ गई, और 16 में इस 20 मिलियन में से 2015 वाली भी माइनस कर रहे हैं और 2016 वाली भी, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जिसमें आप स्टार्ट से लेके एंड तक का डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज इस तरीके से आई हैं जो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपने शो की हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की लायबिलिटीज है, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मींस वो लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर पे नहीं करनी है, जिसका पेमेंट टाइम पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर होगा, ठीक है। तो आप अगर हम जो अमोटाइजेशन शेड्यूल जो मैंने बनाया है वहां आकर देखें तो आपसे जो उसने पोजीशन पूछी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो पूछी जून 30, 2016 की पूछी है। अगर यहाँ शेड्यूल में देखें तो जुलाई 1 वाली ये वाली इंस्टॉलमेंट तो हमने पे कर दी होगी, ये वाली इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी होगी जुलाई 1, 2014 को। आपसे वो पूछ रहा है 30 जून 2016 की पूछ रहा है। 14 गया, 15 गया और ये फिर 16 आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर जब 16 में आते हैं आप तो 16 में ये लायबिलिटी जो आपको नजर आ रही है 6505, ये आपकी टोटल लायबिलिटी है। ये टोटल लायबिलिटी आपकी 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी। इसमें से वो पार्ट जो आपने नेक्स्ट ईयर ही पे करना है, यानी कि 2017 फॉरन नेक्स्ट ही पे करना है, ये वाला जो फिगर है जो फॉरन नेक्स्ट पे करना है आपने, ये आपकी क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। और जो आपने इसके बाद आने वाले 2 और 3 ईयर्स में पे करना है वो क्या बन जाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको नजर आ रही है 2006। पहले 15 में देख लेते हैं 2015 की, ठीक है। 2015 जून 30, 2015, पहले 15 की बात कर लेते हैं। ये शेड्यूल देखते हैं, ये जुलाई 1, 2014 हुआ, ठीक है। ये आ गया 1 जुलाई 2015। अब जो 30 जून 2015 है वो इससे पहले की डेट होगी ना, जो 1 जुलाई 2015, 30 जून 2015 इससे पहले ही आया होगा ना, इस वाली सेकंड जो एंट्री है इससे पहले आया होगा। इस वक्त जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो कितनी है, ये फिगर जो आपको नजर आ रही है 10,633,075 है, ये वो लायबिलिटी जो आप आने वाले 2-3 ईयर्स में पे करेंगे। तो ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और जो ये लायबिलिटी है 3566,925, ये आपने कब पे करनी है, 1 जुलाई 2015 को पे करनी है, मतलब फौरन ही विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो ये आपकी क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। जो विद इन 1 ईयर पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी आपने विद इन 1 ईयर पे करनी है तो करंट है, और ये आप पे करेंगे आने वाले आफ्टर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर चाहिए आपको पे करने के लिए। तो ये आपकी कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2016 के लिए अगर इसी शेड्यूल को देखेंगे, या 30 जून 2016 थर्ड रो को देखें तो जो 30 जून 2016 है वो इस 1 जुलाई 2016 से पहले वाली डेट होगी। इट मीन्स ये जो आपको 4127,856 नजर आ रहा है, ये 30 जून 2016 के बाद आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर पे करना है, तो इसलिए ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। और ये जो आपको 6505,219 नजर आ रहा है, ये आने वाले 2 और 3 ईयर्स में आपको पे करना होगा, तो इसलिए ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। ये करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आप, ये शेड्यूल आपको नजर आ रहा है। इस शेड्यूल के थ्रू हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई किया था। इस शेड्यूल को, ये शेड्यूल हर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, कभी किसी फाइनेंशियल चार्जेस के लिए, कभी एनुअल रेंटल में से फाइनेंशियल चार्जेस और कैपिटल अमाउंट को सेपरेट करने के लिए, और कभी आपको यहीं से आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी यहीं इसी शेड्यूल से आपको इजीली फाइंड आउट हो जाती है। तो ये लायबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये शेड्यूल आप देखें, वो ये पेमेंट डेट आ रही है, ये आपका एनुअल रेंटल का कॉलम है, ये आपके इंटरेस्ट चार्जेस का है, ये प्रिंसिपल अमाउंट या जो आपकी लायबिलिटी का करंट पोर्शन है, ये जो एनुअल रेंटल है, ये एनुअल रेंटल्स या जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका एक पार्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल लायबिलिटी आप पे ऑफ करते हैं, और इसका एक पार्ट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे की है, ये एट द स्टार्ट पे की थी, एडवांस में पे की थी, बिगनिंग में ही पे कर दी थी, तो इस पर इसके अंदर कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है। ये पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। 20 मिलियन से आपका लायबिलिटी स्टार्ट हुई थी, 20 मिलियन में से आपने स्टार्ट में 58 लाख पे कर दिया है, तो आपकी रिमेनिंग लायबिलिटी 14.2 मिलियन हो गई है।
इस 14.2। उसके बाद आप 1 जुलाई 2015 की वर्किंग आपको नज़र आ रही है, फिर इस तरह 2016 की, फिर 17 की और फिर 18 की। 18 में आपको 2 मिलियन नज़र आ रहा है। ये 2 मिलियन जो क्वेश्चन में आपको बताया था, ऑप्शन था बार्गेन परचेज ऑप्शन जो मशीन का था 2 मिलियन का एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ये एंड में ये वाला 2 मिलियन लिया हुआ है। और क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको यहाँ नील बैलेंस चाहिए। तो जो मेरा लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस था, हमने प्रिंसिपल में भी वही लिख दिया। और इस 2 मिलियन में से इस फिगर को माइनस कर दिया, ये जो प्रिंसिपल था, तो मेरे पास इंटरेस्ट की फिगर आ गई 271,778, क्योंकि यहाँ पे नील बैलेंस चाहिए ना मुझे। तो आपने एडवांस अकाउंटिंग में भी देखा था, हम इसी तरीके से करते थे कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में नील करने के लिए हम सेम जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो प्रिंसिपल होता है, इन दोनों को सेम कर देते हैं ताकि अमाउंट नहीं ला जाए। और आपने एनुअल रेंटल में से प्रिंसिपल को लेस कर फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट की फिगर इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में ये आप अपने नोट्स में से पढ़ भी लीजिएगा, मैच्योरिटी एनालिसिस की बात की है। IFRS 16 मैच्योरिटी एनालिसिस मींस कि लिक्विडिटी रिस्क के बारे में भी देखता है कि आपके पास प्रॉपर फंड्स अवेलेबल होने चाहिए अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपको पता है हर सूरत में आपको ये लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो यहाँ जब कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी आप शो करेंगे तो उसकी अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, मतलब एक तो ग्रॉस फिगर होगी और ये डिस्काउंटेड फिगर नहीं होगी। ये जून 30, 2016 की फिगर हम बता रहे हैं, उस डेट पे हम बता रहे हैं। तो 1 जुलाई 2016 से पहले 30 जून 2016 आया होगा। तो जो 1 जुलाई 2016 के सामने आपको 58 मिलियन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तो वो अमाउंट है जो विद इन 1 ईयर पे करना है। तो ये आपको विद इन 1 ईयर पे करना है 58 मिलियन, और ये ग्रॉस फिगर लेंगे, ठीक है, 58 मिलियन। अच्छा, उसके बाद जो जुलाई 1 2017 वाला 58 मिलियन है और जो 30 जून 2018 वाला जो 2 मिलियन है, इन दोनों फिगर्स को ऐड करें तो ये कितना बन जाता है 78 मिलियन, जो आगे आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में पे करना है। ठीक है, तो आपका जो आने वाले 3 ईयर्स में आपको कितना फंड या कितना कैश रिक्वायर्ड है, अपना कितना लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है, आपको इतना अमाउंट लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है। तो IFRS 16 के तहत आपको अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी इसका मैच्योरिटी एनालिसिस भी बनाना होता है। और जो मैच्योरिटी एनालिसिस आप बनाते हैं उसमें आप अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते हैं और ग्रॉस फिगर्स लेते हैं जिसमें से इंटरेस्ट माइनस ना हुआ हो। ये आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।